नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का है और आज बात होगी आफत की बारिश और सिस्टम में मौजूद गड्ढों की, जिसका खामियाजा हर साल आम जनता भुगतती है। भारी भरकम टैक्स देने के बावजूद जिंदगियां गड्ढों में से होकर गुजरती हैं और ये समझना मुश्किल हो जाता है सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इस बारिश ने कई रिकॉर्ड्स पर पानी फेर दिया, बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी। काशी से मेरठ तक बारिश का पानी स्मार्ट सिटी मिशन के लिए आईना बन गया है। राजधानी लखनऊ में लगातार 50 घंटे से बारिश हो रही है। पॉश कॉलोनियों में सीवर का पानी घुसा हुआ है, सड़कों पर जल सैलाब है। सूबे के अलग अलग जिलों से आ रही तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि सिस्टम में बड़ा गोलमाल है। सरकारी फंड जो सड़क सीवेज के नाम पर हजारों करोड़ रुपए जारी किया जाता है, आखिर कहां जाता है? बीते 24 घंटे में बारिश बाढ़ से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क में गड्ढे, उनमें लबालब पानी हादसों को दावत दे रहा है। बिजली पानी की आपूर्ति भी चरमरा चुकी है। स्मार्ट सिटीज की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, नाव चल रही है। जहां बाढ़ की स्थिति है वहां तस्वीरें और अधिक भयावह हैं। बीते कल प्रयागराज से आई तस्वीर ने सोचने को मजबूर कर दिया कि जब अंतरिक्ष पर कदम है, उस दौर में देश के सबसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में एक पिता इतना बेबस मजबूर क्यों है? गंदे बदबूदार पानी से अपने बच्चे को लेकर जाते वक्त उस पिता को लोग वासुदेव कह रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम की लापरवाही के आगे मजबूर पिता की तस्वीर है। कुदरती आफत के सामने हर कोई बेबस है, लेकिन उस सिस्टम की जो भयानक अनदेखी है उससे कैसे निपटा जाए? बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए टीम 11 को कमान दी गई है, लेकिन 2-3 दिन के बारिश में तालाब बने इलाकों का क्या किया जाए? आलम यह है कि कहीं खेलते हुए मासूम नाले के उफान में बह जा रहे हैं, कहीं सोता हुआ बच्चा बाढ़ की चपेट में आ जा रहा है। मकान ढहने का कोई हिसाब नहीं है। अब तक 343 मकान उत्तर प्रदेश में ढह चुके हैं। कुदरती आफत के आगे प्रशासन, करप्शन के गड्ढों में गिरते लोग, क्या बारिश ने खोल दी है प्रशासन की पोल? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। सर, हम लोग यहीं बगली में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं रहते। और क्या नाम है, जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी हम लोग आ गए हैं देखने के लिए कि कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। उसके बाद जो है रात भर सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है कि पानी घर में ना आ जाए। प्लस उसके बाद अभी तो बढ़ गया है। ये दशा सुमेर घाट है, नागवास की रोड है। हर घंटे में 2 इंची 2.5 इंची पानी बढ़ रहा है। हाँ, यहाँ बाढ़ की स्थिति खराब है। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ ये कांवड़ वालों को सुविधा दे रहे हैं। यहाँ जो मूल निवासी है, हम लोग टैक्स देते हैं, पानी का, बिजली का, सारा चीज, कोई सुविधा नहीं। पहले 7-8 साल पहले नाव आती थी, प्रशासन की नाव लगती थी, नाव से हम लोग आते जाते थे। अब तो हम लोग घर के अंदर कैद होकर रह चुके हैं। पानी बहुत तेजी स्पीड में बढ़ रही है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। 27 वालों का एग्जाम भी है, उसके लिए भी दिक्कत है, पढ़ भी नहीं पा रही है, प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है। इस समय तो जल स्तर बढ़ रहा है। प्रशासन अपनी पूरा व्यवस्था अपना की ही है। स्नान कराने के लिए अभी कोई व्यवस्था पूरी एकदम फुल है, लेकिन ये है कि अब आगे जल स्तर बढ़ता जो हिसाब से बढ़ रहा है, आगे अभी सामान पूरा बचा हुआ है, इसलिए हम लोगों को बहुत इस समय लग रहा है कि बहुत दिक्कत है। तो डेली बढ़ रही है, काफी बढ़ जाएंगी। कोई दिक्कत हो रही है तो बस इन लोग को हटाने धरने, गरीब लोग को हटाना धरना सब चाहिए। नहाने में तो ठीक है, नहाना धरना, और अधिक बढ़ आया और सबको हटाना धरना, यही लगातार पानी लगातार। माहौल तो अच्छा है, खुशनुमा है, लेकिन अब व्यवस्थाएं बहुत बढ़ रही है, गंदगी बढ़ रही है, लोगों को आने जाने में, दुकानदारों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्तर बढ़ा हुआ है कि दर्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलिए गंगा जी की महिमा है। स्नान कराने आती थी हर बार ही, इस बार और ज्यादा जो है पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए दर्शन तो नहीं हो पा रहा है। पर जो भी है भगवान की महिमा है, गंगा जी की महिमा है। तो बारिश का आफतकाल और प्रशासन पर बड़े सवाल। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 343 मकान बारिश की वजह से ढह चुके हैं। 4 अगस्त को यानी आज कानपुर के घाटमपुर में दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसके अलावा हापुड़ में मकान ढहा, गर्भवती महिला समेत 6 इसमें दब गए। अमरोहा में 3 मंजिला मकान ढह गया, 1 की मौत हो गई। मथुरा में गड्ढे की वजह से हादसा हुआ, जहां मां बेटे की मौत हो गई है। वहीं बीते कल 3 अगस्त को गोंडा में बोलेरो फिसली थी, 11 लोगों की मौत हो गई थी। हमीरपुर में
महुआ पूर्वा में बीते कल ही एक मासूम की मौत हो गई। घर में सो रहा था मासूम बच्चा और उस दौरान बाढ़ का पानी अचानक आता है और जिंदगी ली लेता है। लखनऊ के कुकरेल नाले में एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी। 2 अगस्त की तारीख को 19 जुलाई बांदा में नाले में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई थी। 13 जुलाई को लखनऊ के ठाकुरगंज में उफनाई नाले में एक बुजुर्ग बह गया था। 10 जुलाई महाराजगंज में बुजुर्ग महिला पानी के तेज बहाव में बही। और ये केवल चंद घटनाएं हैं उन घटनाओं की लिस्ट से जहां उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश आफत बनकर बरस रही है और प्रशासन के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। वहीं टीम 11 भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठित की है, जिसके तहत तमाम मंत्री अपने अपने क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, राहत सामग्री मुहैया करा रहे हैं। और तस्वीर देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हवाई सर्वेक्षण करते हुए। यहां पर टीम 11 गठित करके मंत्रियों को कमान दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाएं, वहां का सर्वेक्षण करें, वहां का जायजा लें और लोगों को राहत सामग्री मुहैया करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बीते 24 घंटे में 12 लोगों की मौतें कई बड़े सवालात खड़े कर रही हैं उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पर। भारी बारिश का दौर जारी है और आपको बताते चले कि यह सिलसिला जो है अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के लिए, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मथुरा, हाथरस और आगरा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं में भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिद्धार्थनगर, गोंडा और बलरामपुर की अगर बात की जाए तो ये तराई क्षेत्र हैं, यहां पर बाढ़ से भी लोगों की स्थिति मुहाल है। और प्रयागराज में हवाई सर्वेक्षण करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, निरीक्षण किया, समुचित दिशा निर्देश प्रशासन को दिए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। विकराल रूप धारण कर रही है, कई मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में हमारे किसानों की जो फसलें बोई गई थी उसमें भी बड़े क्षेत्र का नुकसान दिखाई दे रहा है। सरकार ने सभी जरूरी प्रबंध, चाहे राहत कैंप चलाने का हो, भोजन, जलपान, दवाइयों की व्यवस्था हो, और सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी सेवा में लगे हुए हैं। हम सबका यही प्रयास है कि बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है और इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो समस्या आई है उससे निपटने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए, उठाए भी जा रहे हैं। इसीलिए मैंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है पूरे प्रयागराज का, अभी राहत कैंप का भी निरीक्षण किया है और अभी मैं बैठक भी लूंगा और जहां जो आवश्यक होगा निर्देश देंगे। लेकिन इतना जरूर पूरे प्रयागराज की और प्रदेश की जो बाढ़ पीड़ित जनता है, किसान है, श्रमिक भी यहाँ बड़ी संख्या में है जो बाहर से काम करने के लिए आते हैं, उन सबको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके लिए हर संभव जो भी मदद की उनको जरूरत है वो किया जाए। मानसूनी बारिश आफत बनकर बरसती हुई, वहीं प्रशासन के दावों की भी पोल खुलती नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं इस बारिश ने। जहां बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई, वहीं दूसरी तरफ देखिए तस्वीरें, जगह जगह से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें। और इस सड़क पर जो बने गड्ढे हैं वो बड़े हादसों को दावत दे रहे हैं, सड़कें तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। इस पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा है और उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि आखिर अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए भाजपाई। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ गए हैं। श्याम सरोने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, शरद शरण सिंह जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार आदेश शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आप सभी अतिथियों का। श्याम सरोने वशिष्ठ जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी मैं। तमाम दावों की आज
पोल खुलती नजर आ रही है, प्रशासनिक अमला विफल साबित हो रहा है। बीते 24 घंटे में ही 12 लोगों की मौत हो गई है। क्या कहेंगे? कि पोल खुल गई, ये प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा के सामने एक अनुमान लगाते हैं हम लोग कि कितना मिलीमीटर बारिश हो सकती है, हमको कितना उसमें व्यवस्था रखनी होगी। लेकिन व्यवस्थाओं से, सरकार के आंकड़ों से ज्यादा अधिक बारिश होने लगी, बाढ़ आने लगी, पहाड़ दरकने लगे। उस स्थिति में भी हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अभी भी 17 कंपनी बाढ़ राहत के लिए और 18 कंपनी SDRF NDRF की लगाई हुई है। इसलिए लगाई है कि हमारी जनता को असुविधा ना हो, कोई जनहानि ना हो। अब चूंकि प्राकृतिक आपदा है, और जब प्राकृतिक आपदा प्रकृति के आगे, ईश्वर के आगे किसी की चलती नहीं है। श्याम सलोनी जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौसम ने धोखा दे दिया आपको, आप इसके लिए तैयार नहीं थे, इस वजह से ये हादसे हो रहे हैं, इस वजह से प्रशासन की तैयारियां जो है पूरी साबित नहीं हो रही हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ, ना मैंने ऐसे कहा है। मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति के सामने आपदा जो आती है प्राकृतिक, उसके सामने बड़े बड़ों की नहीं चल पाती है। वो तो सरकार हमारी सक्षम है। बिल्कुल, कुदरती कहर के आगे बड़े बड़े बेबस नजर आते हैं। लेकिन श्याम सलोनी जी, बीते 2 अगस्त की घटना है, लखनऊ में कुकरेल नाले में पानी का बहाव जो है वो तेज हो गया, उसमें डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई। इस घटना को क्या आप मानते हैं, क्या ये प्राकृतिक आपदा की वजह से हुई या फिर प्रशासनिक लापरवाही की वजह से? नहीं, इसमें दोनों ही लापरवाही है। कहीं कहीं नगर निगम की लापरवाहियां हैं, जहाँ पर मालूम है कि अब बरसात का समय है, बारिश तेज है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को, जहाँ पर नाले हैं जो सड़क से लगे हुए हैं, वहाँ कोई एक ऐसी बाउंड्री लगानी चाहिए जैसे कि चलता हुआ राहगीर, क्योंकि बारिश में मालूम नहीं पड़ता अब नाला कहाँ है और सड़क कहाँ पर है। दूसरा, थोड़ा राहगीरों को साइड में ज्यादा नहीं जाना चाहिए कि कहीं नाला तो नहीं है। दोनों की लापरवाही आती है। मैं इसमें नगर निगम प्रशासन की भी लापरवाही मानता हूँ। तो ये कह देना कि ये केवल एक की है या बरसात या प्राकृतिक आपदा, ऐसा नहीं है। जहाँ लापरवाही है वहाँ हम बड़े शहर स्वीकार करते हैं, हाँ ये लापरवाही नगर निगम ने कई जगहों पर की है, जहाँ इस तरह के हादसे हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। लेकिन प्राकृतिक आपदा का मतलब है कि कंटिन्यूअस बारिश होना, बारिश का नहीं थमना। तब जाकर के हम लोग बार बार अलर्ट जारी करते हैं कि भाई ये येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, सतर्क रहिए, घरों में रहिए। जहाँ मकान छोटे हैं, नीचे पड़ जाते हैं, वहाँ पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। वही SDRF NDRF की टीमें लगाई जा रही है कि किसी तरीके की जनहानि ना हो। अब बारिश हो जाना, पानी भर जाना एक अलग विषय है, लेकिन हमारा प्रयास है कि कोई जनहानि ना हो, कोई किसी का। आप ये कह रहे हैं कि बारिश होना, पानी भर जाना अलग विषय है, कोई जनहानि ना हो, ये हमारा प्रयास है। लेकिन बीते 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई उत्तर प्रदेश में। शरद जी क्या कहेंगे इस पर? श्याम सलोनी जी कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा के आगे तो हर कोई बेबस है, तो फिर क्यों सियासी दल जो है, विपक्ष जो है, सवालात खड़े कर रहा है? अदिति जी, पहले तो प्राइम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम जनता का मुद्दा उठा रही हैं। और चौथे खंबे का ये दायित्व है कि सरकार के खंबे को कहीं ना कहीं अपने क्रिटिकल एनालिसिस से, अपने संवाद से और अपने समाचार से उसको बैलेंस करें। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम अर्थपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हो रही है। वरना आजकल हालात ये हैं कि अधिकांश लोग सूचना विभाग के एडवर्टाइजमेंट के लिए नफरत की राजनीति का हिस्सा बन के रहते हैं। दूसरी बात, जो अभी आपने बाइट चलाई थी भारतीय जनता पार्टी के इनके नेताजी जो डिप्टी CM हैं इस समय, उन्होंने कहा बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इनका साइंटिफिक व्यू और एनालिटिकल व्यू कितना है चीजों के प्रति। हम सब, मुझे तो लगता है कि चौथी और 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि बारिश प्रकृति देती है और पानी अपना रास्ता ढलान के हिसाब से खुद बनाता है और अंततः समुद्र में जाता है। ये बेसिक है। जहां जहां मानव सभ्यताएं तैयार हुई हैं, उसके पानी के बहाव का मैनेजमेंट सिस्टम और अर्बन पॉपुलेशन में ड्रेनेज सिस्टम का प्रबंधन सरकारों का काम है, ताकि उस पानी को सुचारू रूप से निकाला जा सके। जब ये व्यवस्थाएं डिफंक्ट हो जाती हैं,
सही तरीके से डेवलप नहीं होती हैं, मेंटेन नहीं की जाती हैं, या फिर घाल मेल करके वो पूरे के पूरे बजट को खा जाती हैं, तो बाढ़ आपदा के रूप में सामने बन जाती है और बारिश अंततः बाढ़ और आपदा बनती है, जिसको ये प्राकृतिक आपदा बन रहे हैं। एक्चुअली ऐसी सरकारें हमारे लिए आपदा बनती हैं, तब बाढ़ आपदा बनती है। दूसरी बात, आप इस बात से सहमत होंगी, आजकल कम से कम दुनिया में हर जगह और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में अर्बनाइजेशन का रेट बहुत ज्यादा है। शहरीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, गांव से आबादी, क्योंकि खेती की हालात बहुत खराब हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज नोटबंदी के बाद करीब करीब समाप्त हो गई हैं, तो गांव का आदमी शहरों में मजदूरी करने आ रहा है और जैसे तैसे थोड़ा बहुत रहने की व्यवस्था करता है, और अल्टीमेटली उसकी एस्पिरेशन शहर में मकान बना के और शहर को बढ़ाती। तो जो रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है वो यूपी का भी बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा है। आप इसके साथ आप ये भी नोटिस करेंगी कि जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है, 90s में मंडल कमंडल की राजनीति के बाद अधिकांश नगर पालिकाएं और नगर महापालिकाएं भारतीय जनता पार्टी के पास रही। तो जो नगर विकास मंत्रालय से जो बजटिंग होती है, जो इन नगर पालिकाओं को और नगर महापालिकाओं को होती है, पिछले 30 साल से धीरे 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 करके जो हालात पैदा हुए हैं, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में बारिश होने के 1 घंटे के बाद बाढ़ एक आपदा के रूप में शहर में दिखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति शरद जी, जहां जहां हुई है, इसी की बानगी भी रायबरेली से सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के बीच सड़क पर लोग नाव लेकर निकले हैं, नाव चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। कानपुर से तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक पिता जो है अपनी बच्ची के घायल होने पर, क्योंकि सड़क पे इतना बड़ा गड्ढा था, उसमें गिरकर बच्ची घायल हो जाती है, अनोखा प्रदर्शन करता नजर आता है एक पिता। आदेश शुक्ला जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? देखिए, जिस तरीके की डिबेट आज चल रही है, पहली बात तो ये है कि बारिश का मौसम है, मानसून अच्छा आया है, और मानसून स्वाभाविक सी बात है इस बार अच्छा आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों के लिए इस समय ये समझिए कि जो है बारिश बहुत अच्छी है, क्योंकि धान की फसल काम चल रहा है और धान के लिए पानी बहुत अच्छा है। अब आते हैं शहरों की तरफ। शहरों की तरफ स्थिति क्या है कि जैसे अभी हमारे समाजवादी पार्टी के बता रहे थे कि शहर गांव से कुछ लोग अब कई बड़ी तादाद में शहर की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं और शहर में अपना आशियाना बना रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि शहरों की आबादी बढ़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, थोड़ी कृषि की स्थितियाँ खराब हैं, और ये आज से नहीं खराब हैं, बड़े लंबे समय से खराब हैं। उनके प्रयास चाहे कोई भी सरकार रही हो, सारी सरकारें उनको सुधारने का करती आई हैं। आप चाहे इससे पहले क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उन्होंने किसानों के प्रति नहीं ध्यान दिया, उन्होंने भी किसानों के प्रति ध्यान दिया, क्योंकि वो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव, वो खुद एक किसान के बेटे रहे और किसान ही वो थे, तो उनको भी पता था कि किसानों का दर्द क्या है, और किसानों के प्रति उन्होंने काफ़ी योजनाएं अपनी लाए। सवाल ये आता है कि साहब कि सरकारों में तो सिस्टम है, तो सरकारें जागती क्यों नहीं है? बारिश होने का वेट क्यों करती हैं? भाई, जब नाला सफाई का बजट है, पहले से बजट होता है, तो वो नाले सफाई समय से क्यों नहीं होते हैं? नालियों की प्रॉपर सिस्टम क्यों नहीं देखा जाता है? पिछली बार मान लीजिए, जैसे पिछली बार मान लीजिए कहीं पर एकदम से जल भराव हुआ, तो भाई अधिकारियों की बहुत बड़ी टीम बैठती है, रिपोर्ट बनती है कि साहब ये हो गया, वो हो गया, और सभी लोग ऊपर से लेके नीचे तक उसी पे होमवर्क करते रहते हैं। वो फाइलें बनती हैं, वो फाइलें जाती कहाँ हैं? बिल्कुल आदेश जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि फाइलें बनती हैं, तो फिर जाती कहाँ है? जो बजट आता है वो कहाँ जाता है? अगर वो फाइलें अगर बन के, अगर हम केवल राजधानी लखनऊ की बात करें तो दिसंबर में एक बजट पास हुआ था, 13 करोड़ रुपए जो है केवल नालों की सफाई पर खर्च होंगे, ये प्रावधान किया गया था। लेकिन उसके बावजूद बारिश होती है, 2 दिन की बारिश में कुकरेल नाले में एक बच्चा डूबकर मर जाता है। ये आपको समझना क्या कहेंगे श्याम सलोनी जी? ये आपको समझना पड़ेगा। क्या इसके पीछे भी प्रकृति जिम्मेदार है? कि
प्राकृतिक अदिति आपदा जी, तो है। मैंने अभी भी आपको बोला था हम्म कि उसमें प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। हम्म जहाँ पर ठीक है, तो फिर नगर जिम्मेदारी निगम के किसकी है? अधिकारियों की श्याम जिम्मेदारी सरोनी है। जी, जिम्मेदारी किसकी है ये भी बता दीजिए। नगर निगम अधिकारियों की ऐसे हादसे ना हो, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नगर आयुक्त की जिम्मेदारी है, महापौर की जिम्मेदारियां हैं ये कि उनके क्षेत्र में जहाँ नाले हैं वो नाले पटे हुए हैं कि नहीं, यदि नाले खुले हैं, सड़क के किनारे हैं, तो उनकी सुरक्षा क्या है कि बरसात में जब वो लबालब हो ठीक है, जाएंगे। नगर सड़क निगम पर पर लाला निगरानी की टिकाई- जिम्मेदारी किसकी? श्याम सरोनी जी, जी, नगर निगम पर निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? अरे पहले तो जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारी की है ना, सरकार तो पैसा ठीक दे है। रही है और वो दिखा रहे हैं, वो काम करा रहे हैं, कार्य हो रहा है। लेकिन बारिश आती है, इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो ये जिम्मेदारी भी नगर निगम के अधिकारियों की, मैं तो अपने महापौर की बोल रहा हूँ ना, किसी पार्टी का हो, ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो उस पर देखभाल करें कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। दोनों की जिम्मेदारी है, मैं एक की थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन पहली जिम्मेदारी तो अधिकारी की बनती है, जो अपने जिसके संगठन से इस तरह के काम होंगे। महापौर तो उस पर निगरानी कमेटी की तरीके से कार्य करते हैं ना, काम हो रहा है कि नहीं। लेकिन महापौर ने देखा कि नहीं देखा, ये जिम्मेदारी महापौर की है। जनता का प्रतिनिधित्व तो महापौर कर रहे हैं, तो दोनों की जिम्मेदारियां हैं ये। लेकिन अभी जो हालात हो रहे हैं आज, अदिति यानी जी, सरकार का दायित्व ये- बस इतना है कि फंड रिलीज कर दे, बजट पास कर दे और उसके बाद हाथ पर हाथ धर के बैठी रहे। कहाँ वो पैसा बिल्कुल- खर्च हो रहा है, बिल्कुल नहीं है। ये देखने की जिम्मेदारी क्या नहीं है आपकी? अदिति जी, फंड रिलीज हुआ, कोई फंड का कार्य नहीं हुआ है, कौन सा फंड अधिकारी खा गए, यदि किसी के पास एक भी फाइल हो, एक भी रिकॉर्ड हो, एक भी सबूत और प्रूफ हो तो ठीक दीजिए। है, श्याम सरोनी जी, अलग-अलग प्रयागराज हालत में चाहिए। 20,000 करोड़ ये रुपए विपक्ष प्रयागराज कैसे हो? प्रयागराज ये तो- को ये तो स्मार्ट विपक्ष बनाने का के लिए जो हमारा 20,000 रहेगा। करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, कहाँ गए वो हम ये- तस्वीरें? प्रयागराज की जो सामने आ रही है, हाथ पर हाथ धर के पिता की ऐसी तस्वीर सामने आई जहाँ पर ये कहा जाने लगा कि देखो भाई वासुदेव बन गया है पिता, लेकिन किसी को शायद उसकी मजबूरी नजर नहीं आई। गंदे बदबूदार पानी के बीच अपने दूध मुहे बच्चे को लेकर जाता हुआ एक पिता, क्या कहेंगे इस तस्वीर पर? क्या ये भी प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ है? एक नाव मुहैया नहीं कराई जा सकती क्या प्रयागराज में? पार्टी आपदा पर ये अक्सर ढूंढने वाली पार्टी है। आज प्रकृति का आपदा का प्रकोप है, उसमें अक्सर ढूंढ रही है राजनीति का समाजवादी पार्टी। उनके मुखिया ट्वीट कर रहे हैं, शरद जी, ट्वीट कर रहे हैं, मतलब इनको क्या आपदा में शर्म अक्सर नहीं ढूंढ रहे हैं आती है। आप लोग? ठीक है, इनको जवाब दे शर्म लेते नहीं आती है हैं, कि जवाब दे प्राकृतिक लेते देखिए हैं। अदिति आपदा जी, होती है, आप हमारे राजनीति हमारे कर रहे हो। साथी भारतीय जनता आपके पार्टी के जो आपके प्रवक्ता कार्यकर्ता, साथी आपके बैठे हैं, लोग अपने क्षेत्र में मुझे कितना लगता है सहयोग कर रहे हैं उनके जनता का। बयान से ये स्पष्ट हो रहा है कि सरकार कैसे काम करती है उसकी ही ठीक है, जानकारी है। श्याम सरोनी जी जवाब ले लेते हैं शरद जी से। मुझे लगता है उनके प्रवक्ताओं को बेटर ट्रेनिंग की जरूरत है। वो लोग खुद ये नहीं जानते हैं कि सरकार किस तरीके से काम करती है, तो वो फिर सवाल कैसे उठाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल रखा कि जो नगर आयुक्त होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसकी एक हायरार्की है, उसमें अंततः एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, उसके ऊपर एक मिनिस्टर होता है और मिनिस्टर उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखते हैं, एसीआर लिखते हैं, उनका कैरियर, उनकी डेस्टिनी सारी लिखते हैं। तो ये जो हमारे सिस्टम ने, हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार है कि किसी अधिकारी से काम अंततः सरकार को कराना है। सो अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी फॉल्स ऑन द लीडर। तो स्टेट के परिप्रेक्ष्य में जो भी उसका लीडर है, जो कि मुख्यमंत्री होता है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये दायित्व है और इस दायित्व को निभाने के लिए ऑडिट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑडिट सेक्शंस होते हैं, वो उसकी जमीन पे ऑडिट करते हैं कि जो पैसा रिलीज हुआ उसका सही खर्चा हुआ है कि नहीं। जो ठेके होते हैं, टेंडर होने के बाद जो काम कंप्लीशन की रिपोर्ट लगती है, उस काम की कंप्लीशन में ऑफिसर सर्टिफिकेट देता है कि एक्चुअली ग्राउंड पे काम हुआ है, इनका पेमेंट रिलीज कर दिया जाए। ये सारी चीजें आम आदमी भी जानता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को भी पता होना चाहिए। लेकिन जब कुछ नहीं पता होता है तो एक ऑस्ट्रिच मेंटालिटी होती है कि रेत में अपना सर डालिए और सोच लीजिए कि तूफान और आंधी चला गया है, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब इनके पास कोई जवाब ना हो तो ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा दे कि आपदा का अवसर। अब मैं आपके माध्यम से इनको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि सरकार को सही रास्ते पे लाए। जब भी कभी दाएं और बाएं तरफ जाए
और जनता की जिम्मेदारियों से पीछे हटे, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता के साथ उसकी आवाज में आवाज मिलाना और सरकार को सही रास्ते पे लेके आना। और मैंने शुरुआती में ही आज कहा है कि चौथे खंबे की यही जिम्मेवारी है जो आप बखूबी निभा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी विपक्ष के तौर पे उसी जिम्मेवारी को निभाने की प्रयास कर रहा है। ठीक है। लेकिन आप अंदाजा आदित्य शुक्ला जी, लगाइए कि इनके एक सरकार सीनियर किसी की मिनिस्टर रही से हो, सरकार किसी जी। की रही हो, सड़कों के गड्ढे जो हैं वो भर नहीं पाते हैं। हर बार जो मानसूनी बारिश होती है, जो किसानों के लिए बेहद खुशनुमा मौसम लेके आती है, किसान जो है टकटकी लगाए मानसून की बारिश का इंतजार करते हैं। हर किसी को इंतजार होता है बारिश का, लेकिन जब बारिश आती है तो मुसीबत बन जाती है, क्योंकि सड़कों में इतने बड़े गड्ढे हो जाते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि जल भराव में निकलें कैसे घर से बाहर। लोग घरों में क्या धोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, पिछले साल की बात है मुझे लगता है, आपको याद होगा कि एक विकास नगर की रोड है, आपको याद आया जी? अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ। पिछले साल विकास नगर की रोड है, वो लगभग मुझे लगता है वो बराबर बनती रहती है साहब। आपको याद होगा एक बार उसमें गाड़ी घुस गई थी, याद है कि नहीं याद है? तो मैंने उस पर बड़ा सोचा कि मैंने कहा यार ये बताओ, गाड़ी ऐसे घुस गई है तो इसका रीज़न क्या है कि ये विकास नगर एरिया में ही ऐसा क्यों होता है। तो मैंने इस पे बारे में पता किया कि ये ऐसा क्या है। तो एक कंपनी है यहाँ पे जिसको स्वेस कंपनी है, जिसको यहाँ पे सीवर का काम दिया गया है, सीवर उसे साफ करने का काम दिया गया है। तो मेरी उनके लोगों के साथ बैठकर बात हुई तो कहने लगे सर हम लोगों के साथ समस्या ये है कि हम लोगों को उसका मेंटेनेंस का काम दिया गया है, इसके पहले किसने उसको कैसा बनाया है, हमारे साथ वो बड़ी समस्या आ रही है। वो बता रहे थे कि हम इसको मेंटेन तो कर लें, हमने सब कुछ कर रखा है, लेकिन साहब नीचे जो उसका एक चेम्बर बनना चाहिए था जो पाइप का, वो साहब ठीक से नहीं बना है। तो बोले हम, और फिर मुझे ये समझ में आया कि ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने उस समय वो काम करवाया होगा। आज वो वही अधिकारी हैं जो कहते हैं कि अगर कोई बात होती है तो उस कंपनी के ऊपर डाल देते हैं। बोले साहब वो तो कंपनी अब वो देख रही है, हमसे क्या मतलब है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो साफ सफाई के लिए करा सकते हैं खाली। तो बीच में पिसता कौन है? अब कंपनी कह रही है कि हम साफ करने को तैयार हैं, कंपनी कह रही है कि साहब हम लोग कहते हैं कि बहुत सारा पानी सीवर में नहीं आना चाहिए, उसकी नालियों की प्रॉपर से उसकी वो होनी चाहिए निकासी, और साहब उनका कहना है कि नहीं जैसे जिसका जैसे मन चल रहा है वैसे डाले दे रहा है। तो अल्टीमेटली एक जाके एक ब्लॉकेज हो जाता है हर जगह, एक जाके चाहे वो नाली हो, चाहे वो सीवेज हो, चाहे वो कोई भी कंपनी। यानी इतना बड़ा मकड़ जाल क्रिएट हो चुका है। अब वो मकड़ जाल का समस्या समझिए, मकड़ जाल की समस्या ये है कि उस समय अधिकारियों ने कैसे काम कराया। अब साहब वो बन गया, वो पाइपलाइन के नीचे रोड बन गई, और रोड अब समस्या क्या आती है, अब बार बार रोड धंस जाती है। अब साहब पूरी पाइपलाइन चेंज करने का तो उसको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला है, तो वो करे क्या, ना वो सफाई। तो समस्या ये है कि चाहे कोई भी सरकार हो, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो अधिकारियों का घालमेल है, और घालमेल इतना ज्यादा है कि आप समझिए उससे बिल्कुल आदेश शुक्ला जी, अधिकारियों का घालमेल इतना ज्यादा है कि मंत्रियों से भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ये हमने बीते दिनों देखा है उत्तर प्रदेश में। मंत्री साहब से कंट्रोल होने की बात है तो भाई समाजवादी पार्टी को तो इस समय मंत्री से क्या कहते हैं, इन सारी चीजों पे तो इस्तीफा मांगना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि समाजवादी पार्टी इसमें चुप क्यों रहती है। अभी वही मंत्री साहब जो है, आप समझिए, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं, वही मंत्री साहब उन्हीं के पास बिजली विभाग है। अभी 10 दिन पहले ठीक से गर्मी पड़ रही थी तो साहब कहीं लाइट नहीं आ रही थी। तो आप समझिए मंत्री साहब भी असहज स्थिति में रहे, उन्होंने बैठक कर ली, उन्होंने सारे काम कर लिए, 2-4 लोगों को सस्पेंशन भी करा, और वो जहां गए थे वहां लाइट चली गई। मंत्री साहब की अपनी मजबूरी। तो ये बात है, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं प्रदर्शन करती है, क्यों नहीं उसने बिजली के खिलाफ प्रदर्शन किया। और उनकी रणनीति, भाई देखिए विपक्ष है, आपको एक समझना पड़ेगा, अगर कोई मंत्री वगैरह कोई काम नहीं कर रहा है तो आपको आगे आकर बोलना पड़ेगा। इसीलिए आप पार्टी है, इसीलिए आपको वोट मिलता है, इसीलिए आपको अब की बार सीटें भी अच्छी आई हैं लोकसभा में। तो समाजवादी पार्टी के लोग कुछ तो बोले, कुछ तो इसमें हल्ला हुल्ला
करें जिससे मंत्री से उनकी बिल्कुल। बात पे आप आदेश बात जी, समझिए। ट्वीट करके केवल काम नहीं चलने वाला है। हाँ, शरद मेरा जी, ये कहना है कि शरद जी आप लोग विपक्ष का समझिए क्या जो अपनी भूमिका अब आप रोल है, निभाना जो भूमिका सीखिए। है, वो कब केवल क्या निभाएंगे मैं ये सोशल नहीं मीडिया समझ तक पाता हूँ। सीमित रह गई है क्या? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो प्रवक्ता ने आज कह दिया कि भाई साहब देखिए ऐसा है कि उन्होंने भी अपनी डबल टाइप की बातें कर दी। देखिए वो सरकार का विरोध, भाई वो सरकार में सरकार का विरोध कर नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। उन्होंने कहा कि साहब ऐसे नहीं, वो थोड़ी बहुत होता है, अब हम क्या ठीक है, करें। आदेश जी जवाब ले लेते हैं। शरद जी। आदिति जी, आदेश जी अक्सर मेरे साथ डिबेट में आपके चैनल पे मिलते हैं और मैं इनको भी साधुवाद देना चाहूंगा। एक तो बात कहने का लहजा बहुत नम्र है, बहुत रीजंट बात कहते हैं और मुझे लगता है कि सरकार और विपक्ष को बराबर खेलते हैं, जो किसी भी राजनीतिक विश्लेषक की जिम्मेवारी है। आज की तारीख में ये भी बहुत रेयर है, लोग बिल्कुल वन साइडेड एस्पेक्ट पे चलते हैं और उन्होंने बहुत सही सवाल उठाए हैं। खास तौर से जो विकास नगर वाली जो घटना इन्होंने बताई है, बिल्कुल जमीनी हकीकत यही। अब मैं आता हूं जो आप विरोध के पक्ष की बात कर रहे हैं, तो शर्मा जी का अगर जब जिक्र ही हुआ है तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब शर्मा जी को उन्हीं के एक कार्यकर्ता ने बोला है कि 2-2, 3-3 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में बिजली नहीं आती है, तो उन्होंने बोला जय श्री राम और बजरंग बली की जय। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी पे जब भी कोई क्राइसिस आती है तो बेसिकली ये एक शब्द पे जाते हैं, भगवान भरोसे हो जाओ। और ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है कि आप आपदा के विषय पे जब जनता त्राहिमाम कर रही हो, आप उसको भगवान के ऊपर डाल के हट जाते हैं। तो भगवान के नाम तो अलग अलग तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है। आदेश जी ने जो बात कही, मैं उस पर बहुत विनम्रता के साथ, बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार की ये आपदा है, उस समय हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो ये निर्देश मिले हैं पार्टी से, वो ये मिले हैं कि गांव घर में जो क्षेत्र हैं वहां पे जो भी लोकल व्यवस्थाओं से, बांस के डंडों से नाव बना के या जिस तरीके से उनके खाने पीने और राशन के, और जो बीमार अगर हैं, खासतौर से बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनको कैसे भी वहां से निकालने में क्राइसिस मैनेजमेंट में मदद करें, ठीक है, क्योंकि जो ठीक है। हुई है और शरद जो जी, डिजास्टर एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। वो गांव क्या में नहीं अखिलेश पहुंच यादव पा रही। क्या अखिलेश यादव प्रयागराज जाएंगे क्या? प्रयागराज को लेकर लगातार अखिलेश यादव एक के बाद एक सवालों की बौछारें कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव प्रयागराज जाएंगे हालातों का जायजा लेने? देखिए, अभी अभी आपने स्टार्टिंग में दिखाया था कि सब हेलीकॉप्टर से एक राइड लेके आए थे और उन्होंने बोला था कि किसानों की बहुत हालत खराब है, मैंने हेलीकॉप्टर से देखा है। इस समय जब जिस तरीके से जमीन पर काम चल रहा है, आप भी समझेगी कि किसी लीडर को जमीन पे जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? गोरखपुर जाएगा, प्रयागराज जाएगा, कानपुर जाएगा, लखनऊ जाएगा। इस समय लीडर की काम है प्रबंधन को मजबूती से पकड़े और जो क्षेत्रीय जहां पर भी लोग हैं उनको उन क्षेत्रों में एक्टिवेट करें और मॉनिटर करें। किसी जगह जा करके देखने का काम लोकल लीडर्स को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, तभी ये क्राइसिस मैनेजमेंट हो पाएगा। अगर फोटोशॉप करनी हो, फोटो ऑपरेशन करनी हो, सोशल मीडिया पे वीडियोस डालने हो, तो हेलीकॉप्टर राइड एक अच्छा विकल्प है, जो मैं समझता हूँ कि जमीन पे उससे कोई बदलाव नहीं आएगा। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं। श्याम सलोनी जी क्या कहेंगे इस पर? क्या अधिकारियों को कंट्रोल करने में जो तमाम मंत्री हैं वो विफल साबित हो रहे हैं? क्या अधिकारी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं? क्योंकि अभी बीते 3 दिन की अगर बात की जाए, क्योंकि बारिश का दौर सिलसिला जो है लगातार जारी है और ऐसे में बिजली संकट, पानी संकट, इससे भी जनता को गुजरना पड़ रहा है। जिन इलाकों में बाढ़ की स्थिति है वहां पर तो हालत और भी ज्यादा खतरनाक है। आदित्य जी, 2-3 बातें मैं आपको स्पष्ट बतला दूं। समाजवादी पार्टी के अभी हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार है राजेश शुक्ला जी एक सवाल कर रहे थे कि आपने पूछा था कि क्या अखिलेश यादव प्रयागराज जाएंगे, या क्या समाजवादी पार्टी विरोध क्यों नहीं करती है जब कहीं पर कोई समस्या दिखती है, वो अपना विपक्ष का रूप क्यों नहीं दिखाती है। मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वो विरोध सड़क पर तब करेगा जब जनता उसके साथ खड़ी होगी। आपके कार्यकाल में जिस तरह का माहौल रहा, जैसे आपने जनता के साथ व्यवहार किया, आज जनता आपसे हाथ जोड़ चुकी है, वो आपके साथ आने वाली नहीं है। अभी आप आकर के नगर विकास मंत्री
पर चर्चा कर रहे हैं, उनके यहाँ एक भाषण दे रहे हैं तो वहां लाइट चली गई। अरे भैया आप समझिए, पिछले 8 वर्ष से ये सब बातें नहीं हुई। अभी जब बिजली का प्राइवेटकरण की ये बात की गई, क्योंकि वो सब एसोसिएशन बना करके तो बैठ गए ना, उसमें कुछ आपके समाजवादी पार्टी के मानसिकता के लोग नेता बन के खड़े हुए हैं, वो बार बार कार्य नहीं होने दे रहे हैं। तो ये जनता भी समझ रही है, ये जो बिजली की आग मिचोली आप करा रहे हो, ये इन सबके खिलाफ कार्रवाई भी होनी है। ऐसा नहीं है कि सब समझ में नहीं आ रहा है, नजर में नहीं है। आज समय है बाढ़ का। अदिति जी आज जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, जिस तरह से बादल फट रहे हैं, तो आज पूरा यही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, भारत में ही नहीं है। श्याम सलोनी जी, बादल तो उत्तराखंड में फट रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में तो बादल नहीं फट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करिए अभी नहीं, दूसरे राज्यों का हवाला देकर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। अदिति जी, हम एक दूसरे से कनेक्ट है। उत्तराखंड में बादल फटेगा, गंगा मैया में बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, पानी आएगा, तो वो यहाँ पर भी असर आएगा। तो क्या बारिश आने पर लोगों का बह जाना, बारिश आने पर लोगों का बह जाना, सड़कों में गड्ढों 8 फीट 10 फीट 30 फीट गड्ढे हो जाना, हादसे हो जाना, ये आम बात है क्या? अदिति जी, कंटिन्यूस 1-2 महीने से बारिश हो रही है। कंटिन्यूस बारिश में यदि शासन कार्य कराएगा, प्रशासन कार्य करेगा, तो कार्य में असफलता हो जाएगी और जनता को बहुत परेशानी होगी। इसलिए सड़कों को खोदा नहीं जा सकता है, सड़कों पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। ये बरसात का मौसम है और बरसात बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू 1-2 दिन बाद एक दूसरे साथ चल रही है। मैं कह रहा हूँ, यदि योगी आदित्यनाथ जी की जगह पर कोई और सरकार होती तो आज हालात बहुत पैमाना है, यहाँ पे बहुत कंट्रोल किया है योगी जी ने। ये योगी जी की ही दम का जमुना है जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में हालातों को कंट्रोल किया जा रहा है। अब जहाँ पर गंगा की है, प्रयागराज बिल्कुल गंगा जी से लगा हुआ है, कानपुर गंगा जी से लगा हुआ है, अयोध्या सरयू नदी से लगी हुई है। श्याम सलोनी जी, बेहतर होता अगर स्थितियां ऐसी बनने से पहले ही प्रशासन जो है हरकत में आता, उससे पहले निरीक्षण किया जाता, ये देखा जाता कि व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं कि नहीं है, तो शायद इतनी ज्यादा दिक्कत जनता को नहीं झेलनी पड़ती। आदेश शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आदित्य जी, आप मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए। आदित्य जी, जब बारिश भयंकर है, बारिश रुक नहीं रही है, नदियां उफान पर है, तो पानी तो सड़क पर आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता है, कितना भी आप प्रयास कर लीजिए। जब हमारा सड़कें नीचे हो जाएगी, पानी का स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो पानी वापस आएगा ही आएगा। जब तक वो पानी चला नहीं जाएगा, या तो बारिश बंद हो, बारिश बंद अभी वो नदियां अपने लेवल पर आ जाएंगी। श्याम सलोनी जी, क्या बाढ़ आ रही है तो लोगों को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए क्या? नदियां उफान पर है, बाढ़ आ रही है, बाढ़ आएगी, बाढ़ को नहीं रोका जा सकता, लेकिन क्या लोगों को भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए? आदित्य जी, 18 कंपनी एचडीआर है, 18 कंपनी एनडीआर है, 17 कंपनी बाढ़ राहत की हमने लगाई हुई है। प्रशासन शासन कहीं पीछे नहीं है। अब ये जो तस्वीर है ना, किसी गली में पानी भर जाना तो ना चलाना, ये विपक्षी काम है, अपने लोगों से कराते हैं। ये कुछ लोग एंजॉय करते हैं, बारिश का आनंद लेते हैं, वो उसका वीडियो बनाते हैं, ये उसको एक घटना बता देते हैं। कहीं कहीं घटना हुई है, उनका अफसोस है, लेकिन जहाँ घटना हुई है वहां पर सरकार मुआवजा भी दे रही है। हम जिंदगी वापस नहीं ला सकते हैं, हम क्यों अलर्ट करते हैं? कल के लिए भी कहा गया है, ऑरेंज अलर्ट का कल के लिए मैसेज आया है, पूरे प्रशासन ने अलर्ट किया है, कई जिलों में बोला है, इसीलिए कि जनता अलर्ट हो जाए कि आपको बहुत जरूरी हो तभी निकलना है, वरना घर पर रहिए। आज मोदी जी ने यानी आप कहना चाह रहे हैं कि साजिश के तहत विपक्ष आपको घेरने के लिए जानबूझ के ऐसे वीडियो जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। ठीक है, आदेश शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे? अरे ये समाजवादी पार्टी, ठीक है, श्याम सलोनी जी लौटूंगी आपके पास। आदेश शुक्ला जी, ये करते समाजवादी पार्टी, ये आपदा को मौका देखते मैं बार-बार बन रहा हूँ। इनके पास ये जनता की जीत पर जा नहीं सकते हैं, ये सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, ये लाश पर और आपदा पर ही राजनीति करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मौका नहीं है, सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं इनके लिए जिस पर कर सके। और ये नगर निगम पर आ जाते हैं, ये मंत्री जी पर आ जाते हैं, ये इनका ओछी मानसिकता हो चुकी है, जनता इनके साथ नहीं है। ठीक है श्याम सलोनी जी। आदेश शुक्ला जी, देखिए मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस डिबेट में कि यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, 4 लोग डिबेट में बैठे हैं, मुझे लगता है कि चारों टैक्स पेयर होंगे आज के ज़माने में। तो जब साहब टैक्स दिया जा रहा है तो सवाल तो बनता है कि भाई अगर
टैक्स गया ना, तभी तो 19 करोड़ रुपए आपने बताया नाले के सफाई के लिए जारी कर दिए गए। तो क्या वो 19 केवल करोड़ लखनऊ में 13 करोड़ रुपए जो है, हाँ, वो भी मैं बीते साल का बजट बता रही हूँ। बीते साल का बजट है ये, एक अमूमन है कि एक जिले में मान लेते हैं 10-15 करोड़ रुपए का बजट होगा, तो लगभग उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो ठीक ठाक पैसा खर्च गया होगा। क्या वो सभी पैसे यूज हुए हैं? दूसरी आप एक बात बताइए, मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्र से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इन सब बातों का विरोध क्यों नहीं करते हैं भाई? आप नगर निगम अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? बिजली विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, आप सन्नाटे में हैं। आप सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? अरे 11 तारीख से हाउस शुरू होने वाला है, क्या आप सदन में इस बात के मंत्री जी को घेरेंगे? ये आप बताइए मुझे। 11 तारीख से, अभी लेटेस्ट में ही 11 तारीख, ये रक्षाबंधन बीतने दीजिए, 11 तारीख से हाउस शुरू हो रहा है, तो क्या 11 तारीख को आप मंत्री जी को इन मुद्दों पे, बिजली, पानी की समस्या और जल भराव की समस्या, क्या इन मंत्री साहब को आप घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? ठीक है, शरद जी जवाब दे दीजिए इस बात का, क्या मंत्री जी से इस्तीफा मांगेगी समाजवादी पार्टी? जी अदिति जी, मेरा आपसे निवेदन है, अभी मैंने ध्यान से देखा जब स्क्रीन शेयर पे जी, तो इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हेलीकॉप्टर से शीशे की तरफ हाथ हिला रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से जानना चाहूंगा कि हेलीकॉप्टर से केशव प्रसाद मौर्य जी किसको हेलो कर रहे हैं? इस जो ये फोटो ऑप्स और आसमानी बातें कर रहे हैं, उसका आपने बहुत अच्छा वीडियो दिखाया, धन्यवाद। कम से कम जहां जहां बाढ़ है वहां की जनता देख रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो किस तरीके से हवा हवाई दुनिया में चल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से हाथ हिला रहे हैं और फोटोग्राफर उसका वीडियो निकाल रहा है। मुझे तो लगता है ये बहुत शर्मनाक है। शरद जी, आज की तारीख में जिस तरीके से क्षेत्र में आपदा है, दे दीजिए, आदेश शुक्ला जी के इस प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए। हाँ, आदेश जी ने बहुत सही बात की है और उन्होंने ये बात नोटिस की होगी। 2017 से अनवरत हर चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने मुद्दों को मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता के बीच लेके गई है और बीच बीच में हमारे प्रोग्राम्स निकलते हैं। हम लोग पैदल डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, हम लोग साइकिलों से गांव-गांव संपर्क करते हैं और फरवरी 2025 से हम लोग लगातार पीडीए की बैठकें कर रहे हैं। गांव-गांव, दरवाजे पे, पेड़ के नीचे, छप्पर के नीचे बैठ के जनता को जागृत करके सरकार की जो कुकर्म है उनसे पूरी तरीके से बातचीत कर रहे हैं। सड़क को पीडीए से मत जोड़िए शरद जी। शरद जी आप पहले ये बताइए, आदित्य जी, सड़क का है, नाली का मुझे है, लगता है सड़क से सदन वाला मुद्दा है भाई, संसद में आदित्य जी, आदित्य जी, बुनियादी सुविधाओं को आदित्य जी, घेरेगा जी, सरकार को। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं जवाब दूं। जी देखिए, ऐसा है, काम करने का अपना अपना नजरिया है। जिस दिन हजरतगंज चौराहे पे उतरना होगा, आदेश जी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एक समुद्र के रूप में आता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, डोर डोर जाके बहुत शालीनता से अपने वोटर को जागृत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की समस्याओं से जागृत करने का ही नतीजा है कि 2024 में हमने इन्हें पूरी तरह हटाया है और 27 में सरकार में आएंगे, सब चीजों को ठीक भी करेंगे। जी शरद जी, कहीं पीडीए की पाठशाला के बाद अब पीडीए वाली सड़क का मुद्दा तो नहीं उठेगा ना? अदिति जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसी मौके पे मैं आपको फिर एक बार पीडीए समझा दूं। जो भी पीड़ित है, शोषित है, परेशान है, समाज में जहां कहीं भी दबा कुचला है, वो पीडीए का हिस्सा है। आज बाढ़ में जो भी परेशान लोग हैं वो पीडीए ही है। यानी पीडीए की बंद किए गए, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया गया, वो पीडीए ही है। ठीक है जी, श्याम सलोनी जी। आदित्य जी, पीडीए की कितना डेफिनेशन चेंज करेंगे ये लोग? जब घेर जाते हैं तभी एक नई डेफिनेशन लेके आ जाते हैं, जब इनका घेरा जाता है तभी एक नई डेफिनेशन लेके आ जाते हैं। अरे भाई, आप एक मौलाना के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हो, आप बहन बेटियों पर किस तरीके का आरोप लगाया है, एक शब्द आपके मुंह से नहीं फूटा। ठीक है श्याम सलोनी जी, मुद्दे पर लौट आते हैं। श्याम सलोनी जी, जो तमाम घटनाएं हुई हैं, नहीं, ये जो तमाम घटनाएं हुई हैं, आपने जिन्हें प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया, प्राकृतिक आपदा की वजह से लोगों की जान चली गई, आप ऐसा कहते नजर आए तमाम मुद्दों पर, लेकिन क्या जिम्मेदारी के साथ आपको ये नहीं मान लेना चाहिए कि यहाँ पर लापरवाही हुई है?
तमाम तस्वीरें मैं पीसीआर टीम से अनुरोध करूंगी कि वो तस्वीरें दिखाए जो कानपुर से सामने आई हैं, प्रयागराज से सामने आई हैं, जहां एक बेबस पिता जब उसकी बच्ची घायल हो गई तो अनोखा प्रदर्शन करता नजर आया, गड्ढे में लेटकर प्रदर्शन करता नजर आया। तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को क्या मानते हैं आप? ये पिता किसी पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं है जो आपको घेर रहा है, आपकी पार्टी को घेर रहा है? देखिए बताया जा रहा है कि 15 साल से सड़क की कंडीशन यही है कानपुर में। अदिति जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि 15 साल से कंडीशन है तो 15 साल से सरकार पहले किसकी थी? उन्होंने क्या कराया था? हमने तो बहुत कुछ कराया है, हमने तो बहुत सड़कें बनाई है, वहां तक कराई है जहाँ कुछ नहीं था। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आज की आपदा पर। आदित्य जी, आज की आपदा पे जिस तरीके से का माहौल बना है, जो प्राकृतिक आपदा है, जहाँ कुछ घटनाएं घटी है, कुछ लोगों की जान गई है, कुछ परिवारों के बेटे खोले हैं, उनको हम बेटों की जान वापस नहीं ला सकती है सरकार अलर्ट जारी करी है, लेकिन हम उसको मुआवजा देने के लिए कुछ राहत दे रहे हैं कि जो बची है वो सकुशल अपना जीवन यापन कर सके। हमारा प्रयास है, सरकार बार बार अलर्ट जारी कर रही है और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी हम भी कह रहे हैं कि जब जरूरत हो, बहुत जरूरत हो, तभी निकले। आप देख ले कि कहाँ पर बाढ़ की स्थिति है, कहाँ पानी ज्यादा है, तभी आप निकले। कोई ज्यादा आपत्ति है, आपके पास सरकार के नंबर है, आप नंबर दीजिए, सरकार आपके दरवाजे पर होगी। आपको जो सुविधा चाहिए सरकार ने नंबर अलॉट किए हुए हैं, आप क्यों नहीं उनका इस्तेमाल करते हो? घर बैठे सरकार, आप बोलिए ना, सरकार क्या, आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाइए, आप बताइए मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरी मदद करो, सरकार वहां पहुंच रही है, सरकार आपके द्वार पर है। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये समझना होगा, अभी आपदा का दौर है, समझना होगा। सरकार बहुत सक्रिय है, घर घर जा रही है, हमने एनडीआरएफ, एलटीआरएफ, बाढ़ राहत के ठीक है श्याम सरोने जी, लेकिन प्रयागराज के कई लोगों से जब हमारे रिपोर्टर ने, सहयोगी ने बात की तो वो यही कहते नजर आए कि कोई मदद नहीं मिल पा रही है। नहीं, उनसे पूछिए कि उन्होंने फोन पर किया, किसी को उन्होंने सूचना दी? एक बता दीजिए कि किस नंबर पर, किस समय, किसको उन्होंने सूचना दी और उनको मदद नहीं मिली, हम उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे। श्याम सरोने जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां बत्ती गुल है, जहां पानी नहीं आ रहा है, जहां नेटवर्क सप्लाई जो है वो ठप है, पता नहीं लोगों का फोन भी चार्ज हो पा रहा होगा कि नहीं हो पा रहा होगा बाढ़ की कंडीशन में, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपको कॉल करके बुलाएंगे तब आप नाव लेके पहुंचेंगे मदद के लिए, ऐसा है क्या? नहीं अदिति जी, जहाँ पर नेटवर्क ठप है, जहाँ लाइट कंटिन्यूस नहीं आ रही है, जहाँ आपका ज्यादा है, वहाँ हमारी एनडीआरएफ की टीमें हैं, वहाँ टीम लगी हुई है। आज भी हमारे डीजीपी प्रयागराज से जो तस्वीर सामने आई थी, पीसीआर टीम से अनुरोध करूंगी वो तस्वीर जरा दिखाएं दर्शकों को। बिल्कुल वही है, हम मान रहे हैं आपदा है। प्रयागराज की तस्वीर देख लीजिए पहले, श्याम सलोनी जी, प्रयागराज की तस्वीर देख लीजिए, जहां पर लाशें जो हैं वो बहती नजर आ रही हैं, पानी में रेस्क्यू की जा रही हैं लाशें, जहां एक पिता जो है अपने बच्चे को किस तरीके से ये गंदे बदबूदार सड़े हुए पानी के बीच में से ले जाने के लिए मजबूर है। इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे आप? यहाँ मदद क्यों नहीं पहुंची? ये दुखद है, ये दुखद है, ये घटना नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सरकार बार बार आगाह कर रही है कि अगर किसी को परेशानी है तो आप सरकार को बताएं, आपके दरवाजे पर सरकार आ रही है। पानी का प्रकोप एकदम बाहर आता है, अभी आप सो रहे हैं तो मालूम पड़ेगा कि आपके घर में पानी भरा हुआ है, तो ये इससे निपटने के लिए या तो आप पहले से थोड़ा छोड़े अपने मकान को, आप बाहर आगे निकल के सरकार सरकार सुविधा दे रही है। आदिति जी कह रहे हैं सरकार सुविधा दे रही है, सरकार डोर टू डोर पहुंचेगी, लोग बताएं तो जानकारी नहीं दे पा रहे हैं लोग। अदिति जी, मेरा आपसे निवेदन है, एक बार वो केशव प्रसाद मौर्य जी का वीडियो दोबारा चला दीजिए जिसमें वो हाथ हिला हिला के वीडियो बनवा रहे हैं। कम से कम आम जनता को पता होना चाहिए कि इनके उप मुख्यमंत्री ऐसे जुम्मेवार पद पे बैठे लोग इस तरीके के शर्मनाक वीडियो पीआर कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और इनके प्रवक्ता साथी यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि आप सरकार से संपर्क कीजिए, सरकार आपकी। लेकिन क्या विपक्ष घेरेगा इस मुद्दे पर सरकार को सदन में? इस सवाल का जवाब देते हुए जाइए कि क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगा? क्या मंत्री जी से 11 तारीख को विपक्ष इन तमाम मुद्दों को लेकर इस्तीफा की मांग करेगा? क्या इस पर सवाल खड़े किया जाएंगे सदन में विपक्ष के द्वारा? निश्चित ही मैं आपके पटल पे अदिति जी बोल के जा रहा हूँ, जनता के हर मुद्दे पे, सिर्फ बाढ़ ही नहीं, बाढ़, बिजली, पाठशाला, एसएससी के जो एग्जाम जिस तरीके से इन्होंने कंडक्ट कराए हैं, ये सारे मुद्दे आपको पहले दिन विधानसभा में मिलेंगे
और बहुत प्रखर आवाज के साथ मिलेंगे। और आजकल जनता सारी प्रोसीडिंग्स लाइव देखती है। जनता इन्हीं माध्यम के हिसाब से जागृत होकर के आज भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में 2024 में लाई। जी। यदि बच्चों के ठीक है, भविष्य खराब आदेश शुक्ला जी, फाइनल कमेंट। फर्जी पाठशाला चलाएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले परमिशन लेना है, पाठशाला की अनुमति लेना है, रजिस्ट्रेशन कराना, खूब पाठशाला चलाए। यदि फर्जी पीढ़ियां चलाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। राजनीति अलग जगह है, लेकिन आप नौजवानों का, बच्चों का भविष्य नहीं बात पर लगा सकते हो। सरकार अनुमति नहीं देगी। ठीक है श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी फाइनल कमेंट लूंगी आपसे। आदेश शुक्ला जी बात रखिए। देखिए सीधी सी बात है, इस समय बाढ़ पे चर्चा हो रही थी, बिजली पानी पर चर्चा हो रही थी, मैं तो इसी पे रहूँगा भाई। मेरा सीधा सा ये कहना है कि ऐसी क्या स्थिति आती है जब बारिश हो जाती है उसके बाद और एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है। अगर ये बारिश होने से पहले इन चीज़ों पर ध्यान दे दिया जाता तो क्या ये नाले चौक होते, जल भराव होता? नहीं होता। अगर समय रहते इस पर काम कर लिया जाए, एक टाइम से पहले इसका अगर सलूशन निकाल लिया जाए तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। और देखिए प्राकृतिक है, प्रकृति अपना नियम बदलती है, हमेशा बदलती है, प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता है। लेकिन जहाँ तक बचाव किए जा सकते हैं शहरों में, जहां तक बचाव किए जा सकते हैं कि जल भराव ना हो, तो ये तो हम लोग कर सकते और हैं। बीते करीब 2 महीने से इसकी तैयारियां अभी प्रशासन जोरों शोरों से कर रहा था। ये दावे किए जा रहे थे कि हमारी व्यवस्थाएं तो पूरी है मानसून सीजन को लेकर, बाढ़ आने का वो लेकिन 2-3 दिन की बारिश में ही आलम ये हो गया कि तबाही का मंजर जो है देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से। श्याम सलोनी जी फाइनल कमेंट दीजिए 10 सेकंड में। आदित्य जी देखिए, नालों की क्षमता होती है, नालों में कितना पानी जाएगा उस हिसाब से जाता है, थोड़ा और उसकी बढ़ाई जाती है क्षमता। लेकिन जब बरसात में अधिक बरसात हो जाती है, नालों की क्षमता, नाले फुल हो जाते हैं। उधर नदियों से जब नाले भेजे होते हैं तो नदियों का पानी जब उफान पर होता है तो पानी बैग मार को उल्टा आता है। तो इसलिए कभी कभी ये स्थितियां बन जाती है। नदी का पानी उतरने दीजिए, जब पानी सब स्थिति ठीक हो जाएगी, शासन लगा हुआ है, शासन पूरी मुस्तैदी के साथ है, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारा प्रशासन, शासन, SDRF, NDRF, बाढ़ राहत शिविर सब मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। जनता से लास्ट में अनुरोध है, बहुत जरूरत हो तभी निकले, वरना ना निकले। हम सुविधा सरकार आपको दे रही है। यदि आपके पास राशन नहीं है तो आप फोन करें, आपके पास कोई असुविधा आ रही है आप फोन करें, आपका फोन चार्ज नहीं है, अपने पड़ोसी से भी मांग सकते हो, छत पर खड़े होकर के ले सकते हो। ऐसी बात नहीं है पूरे मोहल्ले का फोन नेटवर्क काम नहीं करेगा, सबके पास सुविधाएं होती है। बहुत अच्छी सलाह दी आपने श्याम सलोनी जी जाते जाते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथियों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासन के दावे यहां पर विफल साबित होते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है और देखने वाली बात होगी कि मॉनसून की बारिश और कितनी तबाही मचाती है, या फिर जो टीम 11 योगी आदित्यनाथ के द्वारा गठित की गई है वो क्या काम कर पाती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।